आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। रिक्रूटमेंट कॉन्सेप्ट, रिक्रूटमेंट में हम क्या क्या शामिल करते हैं, पहले रिक्रूटमेंट का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या होता है कि आपकी एक पोस्ट खाली है, ठीक है, और उस पोस्ट पे आपको लोगों को काम पे रखना है, तो आप उन टैलेंटेड लोगों की खोज करते हैं कि मेरी जो पोस्ट खाली है उसके लिए मुझे एक टैलेंटेड या स्किल्स पर्सन चाहिए, तो मैं उसको किस तरह से अट्रैक्ट करूं अपनी कंपनी में कि वो मेरी कंपनी से जुड़ जाए या मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करे। तो जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसे आप काम पे रखते हो। तो रिक्रूटमेंट वो स्टार्टिंग प्रोसेस है जब आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़िए या हमारी कंपनी में आप अप्लाई करिए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन आप करते हो, उसके बाद ट्रेनिंग और ये बाकी आपके स्टाफिंग के प्रोसेस है जो मैं वन बाय वन करके बताऊंगी। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में सबसे पहले क्या होता है कि एक कंपनी है, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये सर्चिंग करती है किसके लिए, जिनके अंदर स्किल्स है वो इसकी कंपनी में क्या करे, अप्लाई करे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक पोस्ट है और एक पोस्ट के लिए हजारों लोग या 10 लोग या 20 लोग, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं सभी को इनवाइट कर दिया जाता है कि आप जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप सभी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए किसी को मना ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हम किसी को भी मना नहीं कर रहे, सभी आइए और अप्लाई करिए। इसीलिए रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन 1 नंबर का ये भी डाल दिया जाता है कि रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है। हम किसी को भी मना नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग हमारी कंपनी में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, सभी का वेलकम है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उन एप्लीकेशंस को 2 भागों में बांट देते हैं। जिन पर्सन्स के अंदर एलिजिबिलिटी है उनको हम एक साइड में रख देते हैं, और ये वो पर्सन्स है जिनके अंदर एलिजिबिलिटी नहीं है, जो क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए थी इन लोगों के पास वो है ही नहीं, तो ये एप्लीकेशंस तो बेटा रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट कैटेगरी में चली जाएंगी, और ये वाली आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन सिलेक्ट लोगों के देखो, अगर मान लो मेरे पास 20 एप्लीकेशन सिलेक्ट है और पोस्ट एक है, तो इसमें से मैं एक ही पर्सन को सिलेक्ट करूंगी, 1 पर्सन ओनली, तो ये सिलेक्शन कहलाता है। अब देखो मैंने 20 में से एक पर्सन को ही सिलेक्ट किया और 19 लोगों को मना कर दिया, तो सिलेक्शन मेरा क्या है, सिलेक्शन मेरा नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, तो 1 नंबर के एमसीक्यूज आपके यही रेडी हो गए। मीनिंग में ही आपको मोस्टली चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, उसी से आप कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं, फीचर्स बना सकते हो। ठीक है, तो आगे आप बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज प्रोसेस कैसे काम करता है। तो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। प्रोसेस आपका रिक्रूटमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रोसेस क्या कहता है, रिक्रूटमेंट कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, फर्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या होता है कि सबसे पहले आप एस्टीमेट लगाते हो, अनुमान लगाते हो कि आपके डिपार्टमेंट में या आपके ऑफिस में कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, मान लो कि ये आपका एक ऑफिस है, ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, ये आपका परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट के लोगों को, जितने लोगों की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, ये सब बता देंगे एक पर्सनल मैनेजर को कि हमें काम के लिए इतने लोगों की जरूरत है। ये रिपोर्ट दी जाएगी मैनेजर को, एक एस्टिमेशन लगाया जाता है, यही काम आता है रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद ये जो पर्सनल मैनेजर है ये देखेंगे कि हम किन किन सोर्सेज से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए। लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए किस साधन से अप्लाई कर सकते हैं। आजकल तो बेटा ऑनलाइन ही अप्लाई करवाया जाता है, इससे पहले फॉर्म भरवाए जाते थे ऑफलाइन। ठीक है, तो ये सब साधन है। और आप लोगों को कैसे सूचना दोगे, आप लोगों को सूचना दोगे कि हमारी कंपनी में एक पोस्ट खाली है, तो इसकी सूचना आप रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, इंटरनेट, अखबार, इन सब साधनों से दे सकते हो। जब लोग तक ये सूचना पहुंच जाती है तो वो आपकी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं, जो भी आपने प्रोसेस बताया है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद इनविटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। अब आपने लोगों को
इन इनविटेशन दे दिया है कि आइए हमारी संस्था से जुड़ जाइए, आप सभी आमंत्रित हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट, फिर उसके बाद डिजर्विंग एप्लीकेंट मतलब मान लो कि ये एक पोस्ट है और इस पे यहाँ पे 50 लोगों ने अप्लाई किया है, तो फिर ये वाला प्रोसेस आप कर दोगे। कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लोगे, कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जो डिजर्व ही नहीं करती, लोगों में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है जो आपको पोस्ट पे चाहिए, तो ऐसी एप्लीकेशन को आप क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, जिनके अंदर एलिजिबिलिटी है ही नहीं। और कुछ लोगों की एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो यही होता है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट, कि किन लोगों को बुलाया जाए। उन सिलेक्टेड लोगों को ही आप फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करते हो, ठीक है। तो ये सब आपका प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। चलिए बेटा, आगे हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कि आप कितने सोर्सेस को यूज करते हो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए, ठीक है। जब भी आपको भर्ती करनी होती है तो आपके पास दो सोर्स होते हैं। पहला सोर्स है आपका इंटरनल सोर्स और दूसरा सोर्स है आपका एक्सटर्नल सोर्स। देखिए इंटरनल का क्या होता है, मान लो ये एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और जो लोग पहले से ही इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है, इन्हीं लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हो नई पोस्ट के लिए, ठीक है। इन्हीं लोगों में से एक पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हो, ये जो वैकेंट पोस्ट है इसको फिल करने के लिए। तो ये होता है आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। कौन सा, इंटरनल। लेकिन अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर जो लोग काम करें इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, और जो आपके पास वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, उसको फिल करने के लिए आप बाहर से ही कुछ पर्सन्स को अप्लाई कराते हो या एप्लीकेशन मांगते हो और फिर पोस्ट को फिल करते हो, तो ये होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। यानी आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को इनवाइट नहीं किया, सिर्फ बाहर से ही लोगों से एप्लीकेशन मांगी और उनसे एप्लीकेशन सिलेक्ट करके पोस्ट को फिल कर दिया, तो ये आपकी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। और जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी पर्सन को हायर करते हो तो ये इंटरनल सोर्स है। तो ये दोनों सोर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं कि इंटरनल सोर्स में क्या क्या शामिल होता है। इंटरनल सोर्स में ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ शामिल होता है। एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या आता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंटेड हंटर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, टेलीकास्टिंग, वेब पब्लिशिंग। तो इन सभी सोर्सेस के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वन बाय वन करके मैं आपको बता दूंगी। कई बार एक छोटी सी केस स्टडी दे दी जाती है, उसमें पूछ लिया जाता है बताइए कि एक्सटर्नल सोर्स का हमने कौन सा पॉइंट यूज किया, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपको ये करना है। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज की। इंटरनल सोर्स क्या है कि आप में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को चुन रहे हो, ठीक है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके जो ऑफिस में कोई सीट खाली है, किसी को उस पर नियुक्त करना है, तो आप अंदर के ही कर्मचारियों में से एक व्यक्ति को उस पोस्ट पे रख देते हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को आप कहते हो इंटरनल सोर्स, ठीक है। इंटरनल सोर्स से आपने उसको रिक्रूट करा है। अब ट्रांसफर पहला पॉइंट आपका क्या कहता है कि आप एक कर्मचारी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हो, तो यह प्रक्रिया ट्रांसफर कहलाती है। अब ये कैसे काम करता है, मान लो कि ये एक परचेज डिपार्टमेंट है, ये आपका ऑफिस है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, और आपने इस व्यक्ति को यहां से उठा के इस सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो ये प्रोसेस आपका ट्रांसफर कहलाएगा। और कई बार क्या होता है कि मान लो कि ये दिल्ली है और यहाँ भी आपका ऑफिस है, और ये मुंबई है और यहाँ भी आपके ऑफिस की एक ब्रांच है, ठीक है। आपने अपने ही एम्प्लॉय को यहां से उठा के मुंबई वाली ब्रांच में काम पे लगा दिया, ठीक है। तो
इस तरह की पोस्ट को जब आप रिक्रूट करते हो तो ये इंटरनल सोर्स ही है और ये ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, आगे हम ट्रांसफर क्लियर होने के बाद पढ़ेंगे प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? मान लो कि यही आपका एम्प्लॉय, ये एक आपका ऑफिस है और यहाँ पे टॉप लेवल काम करता है, यहाँ पे मिडिल लेवल काम करता है, ठीक है, और यहाँ पे लोअर लेवल। ये वाला व्यक्ति नीचे एक कर्मचारी था, आपने इसकी अच्छी परफॉर्मेंस को देख के आपने खुश होके इसे ऊपर मैनेजर बना दिया। ठीक है, तो ये आपका प्रमोशन है। जब किसी नीचे के पद पे कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको ऊंची पोस्ट दे देना एक तरह से क्या कहलाता है? प्रमोशन कहलाता है। जैसे एक टीचर का प्रिंसिपल बन जाना, ठीक है, या फिर एक कांस्टेबल का इंस्पेक्टर बन जाना। ठीक है, इस तरह की चीजें जब आप देखते हो तो ये प्रमोशन का हिस्सा है। ले ऑफ क्या होता है कि ले ऑफ में एक ओनर की, ये एक मालिक है, ठीक है, ओनर, और ये एक एम्प्लॉय, इन दोनों की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग या कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। ये कहता है मालिक कि जब भी मुझे, इस एम्प्लॉय से, कि जब भी मुझे काम की जरूरत ज्यादा पड़ेगी और मेरे पास काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है, और जब मेरे पास काम कम हो जाएगा तो मैं तुम्हें छुट्टी पे भेज दूंगा, ठीक है, या हटा दूंगा, और दोबारा जब कभी काम होगा फिर से बुला लूंगा। ऐसी अंडरस्टैंडिंग ले ऑफ में आती है। ठीक है, तो ये सब सोर्सेज आपके इंटरनल सोर्स हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स की। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। बेटा हमने इंटरनल सोर्स बता दिया था, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स की। एक्सटर्नल सोर्स में आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स होता क्या है कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोस्ट को फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से कोई भी एप्लीकेशन नहीं मांगते, बल्कि जो आपके बाहर के लोग हैं उनसे आप एप्लीकेशन मांगते हो। ठीक है, बाहर से आप टैलेंट सर्च कर रहे हो, जो बाहर लोग रहते हैं उनमें से सभी को आप अप्लाई करने के लिए बोलते हो, जो टैलेंटेड है उसको सिलेक्ट कर लेते हो। इसके द्वारा आप अपनी पोस्ट को फिल करते हो। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स है। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि ये आपका ऑफिस है और ऑफिस के बाहर ही एक, चाहे तो आप वर्कशॉप हो, चाहे आपका ऑफिस हो, ठीक है, या बाहर गेट पे ही ऑफिस के आप एक सूचना दे देते हो, इंफॉर्मेशन लिख देते हो कि यहाँ पे कर्मचारी की नियुक्ति की जा रही है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों को काम की जरूरत होती है वो इस सूचना के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन दे देते हैं, और जिससे कि आपको सस्ते में ही लोगों को नियुक्त करने के साधन मिल जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही सस्ती विधि है। यहाँ पे आपको ज्यादा खर्चा ही नहीं करना पड़ रहा है, ना ही विज्ञापन देना पड़ रहा है। सीधा आपने एक सूचना लिख रखी है अपने ऑफिस के बाहर कि यहाँ पे लोगों की जरूरत है, जिन्हें काम पे आना है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो जो जिन लोगों को काम की तलाश है वो सीधा यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत सस्ती टेक्निक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये ऐसी जो सस्ती टेक्निक है वो सिर्फ डायरेक्ट लेबर के लिए ही की जाती है, जिनको डायरेक्ट वेजेस पे रखा जाता है। ठीक है, मजदूरी पे रखा जाता है, तो निम्न दर के जो लेबर है उनको रखने के लिए ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है कि जितने भी लोगों को काम की जरूरत है वो ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पर अपने रेज्यूमे देते रहते हैं। ठीक है, कि भाई ये मेरा रेज्यूमे है, कभी इस ऑफिस में पोस्ट वैकेंट हो तो हमें बुला लेना। तो उनको जब भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है तो ऐसे जिन लोगों ने रेज्यूमे दिए थे उनमें से ही किसी लोगों को बुला लिया जाता है। इनको कैजुअल कॉलर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कैजुअल कॉलर्स, कि जब भी जरूरत पड़ी इन्हीं में से टैलेंटेड पर्सन को या सिलेक्टेड पर्सन को आपने चुन लिया और बुला लिया, काम पे रख दिया। मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ये तो सभी जानते होंगे
कि आप मीडिया के द्वारा लोगों को ढूंढते हो कि हमारी कंपनी से जुड़े या हमारी कंपनी में अप्लाई करें। तो मीडिया क्या हो सकती है, ये आपके कोई न्यूज़पेपर हो सकते हैं, या आपका रेडियो हो सकता है, ठीक है, टेलीविजन हो सकता है, या आज का इंटरनेट हो सकता है, जिसके द्वारा आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के या अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। एम्प्लॉय एक्सचेंजेस। अब देखिए एम्प्लॉय एक्सचेंजेस में क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, ये क्या होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से एप्लीकेशन ले लेती है, या मैं ये कहूँ कि रेज्यूमे ले लेती है, और ये देखती है कि जिन लोगों में टैलेंट है, स्किल्स है, उन लोगों की जहां भी ऑफिस में डिमांड होती है या जहां भी नौकरी निकलती है या वैकेंसी होती है, वहां पे इन लोगों को भेज दिया जाता है या सप्लाई कर दी जाती है। तो गवर्नमेंट टैलेंटेड पर्संस की जॉब लगवाती है, उनके स्किल्स के आधार पर उन्हें उन कंपनियों में भेज देती है जहां भी उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये गवर्नमेंट ही यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सचेंज का काम करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही है कि जो भी नौकरी के इच्छुक हैं, उन लोगों की, जिन लोगों को डिमांड है, वहां पे सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। आगे प्लेसमेंट एजेंसीज। अब देखिए ये वाली जो एम्प्लॉय एक्सचेंज थी, यहाँ और प्लेसमेंट एजेंसी, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी में क्या होती है, ये प्राइवेट संस्था होती है, इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट है। एम्प्लॉय एक्सचेंज में गवर्नमेंट थी, यहाँ पे प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो ये देखती हैं कि किन किन ऑफिस में सीट खाली है, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जहां भी लोगों की जरूरत पड़ती है, ये अपने पास आए हुए रेज्यूमे या लोगों की जरूरत के हिसाब से, जिन लोगों ने इनके पास अप्लाई किया कि हमें काम दिला दो, उन लोगों को यहाँ पे भेज देती है, ठीक है। यानी डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करती है प्लेसमेंट एजेंसीज। ऐसे ही होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैनेजरियल स्टाफ अपने काम में बड़ा एक्सपर्ट्स होता है, ठीक है, और जरूरतों के आधार पर जहां भी लोगों की नियुक्ति होती है, भर्तियां होती है, वहां पे लोगों को भेज दिया जाता है ताकि उन्हें काम मिल जाए। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट्स जहां भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां भी नए युवक हैं जो कि अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, वहां पे एक कैंपस लगा दिया जाता है, ठीक है। वहां से लोगों को प्लेसमेंट सेल में प्लेसमेंट सेल खोल दिया जाता है। प्लेसमेंट सेल में वहां पे स्टूडेंट्स जो कि अभी पढ़ ही रहे होते हैं, जो टैलेंटेड एंड स्किल्स है, उनको रेज्यूमे लेने के लिए इनवाइट किया जाता है कि भाई आए और यहाँ पे अपना रेज्यूमे दे दे, या यहाँ पे आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप वहीं से लोगों को काम पे रख लेते हैं, सिलेक्टेड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको नई स्किल्स, नए युवाओं को काम पे रखने के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ती है। रिकमेंडेशन क्या होता है कि मान लो कि मेरी ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, ये मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, और इनमें से ये अपने किसी रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स के बारे में, मेरे ऑफिस का ही पर्सन अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के बारे में मुझसे सिफारिश करता है कि सर आप मेरे ही रिश्तेदार या फ्रेंड को काम पे रख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये रिकमेंडेशन रिक्रूटमेंट कहलाता है। ये बहुत सस्ती पड़ती है, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होता। तो ये याद रखना कि ये जो रिकमेंडेशन होती है, इसमें सिर्फ आप लोअर लेवल के लोगों को ही ज्यादा रख लेते हो, ठीक है। लेबर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कहता है कि एक ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, और उस कॉन्ट्रैक्टर के पास बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट होते हैं जिनको काम की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई काम आता है, ये जैसे कि कोई ब्रिज बनाना हो, पुल बनाना हो, या रोड्स बनाने हो, जहां भी कोई काम आता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर वहां पे लोगों को भेज देता है। ये अनस्किल्ड लोगों के लिए परफेक्ट माना जाता है। अनस्किल्ड और चीप वेजेस पे यहाँ पे आराम से आपको लोग मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे
लोगों को काम पे रख लिया जाता है। टेलीकास्टिंग होता है आपका प्रसारण करना। प्रसारण मतलब कि ये माध्यम टीवी पे ज्यादा प्रसारित किया जाता है कि किस पोस्ट पे, किस कंपनी में, किस पोस्ट पे व्यक्ति की नियुक्ति करनी है, कितनी सैलरी देनी है, किन लोगों की जरूरत है, कौन यहाँ पे इनवाइटेड है, कौन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रसारण टीवी पे या रेडियो पे किया जाता है, जिससे लोगों को सूचना दे दी जाती है कि हमारी कंपनी में एक पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, एक या दो से ज्यादा या बहुत सारी पोस्ट हो सकती है, तो ये सूचना टेलीकास्ट की जाती है। वेब पब्लिशिंग क्या होती है? वेब पब्लिशिंग में आप इंटरनेट के प्रयोग करते हो। यहाँ पे एक साइट बना ली जाती है, जैसे कि आपकी ये www.naukri.com, ठीक है, naukri.com में क्या करते हो, यहाँ पे एक साइट बना दी जाती है। तो यही आपका वेब पब्लिशिंग होती है कि जिन लोगों को भी जॉब की जरूरत है वो यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर जहाँ पे भी पोस्ट खाली होती है तो वहां पे इन एप्लीकेशंस में से ही लोगों को सिलेक्ट करके रिक्रूट कर दिया जाता है। तो ये था आपका सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। तो ये आपके 11 पॉइंट मैंने समझा दिए हैं। एग्जाम में 3 नंबर का है तो आप 3 नंबर लिख देना, 4 का है तो 4, 5 है तो 5। केस स्टडी में जो भी पूछा जाए आपको एक हिंट दे दी जाती है, तो हिंट के थ्रू आप उस केस स्टडी को फिल कर सकते हो। मान लो कि ये पूछा जाए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सस्ती दर पे और अनस्किल्ड लोगों को तुरंत इनवाइट करना चाहते हो, तो वहां पे कौन सा सोर्स है? तो वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो इस तरह की जब हिंट आपको दे दी जाएगी तो आपको केस स्टडी सॉल्व करना इजी हो जाता है।